हाय ऑडियंस, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। इस वीडियो में जहां हम विस्तार से बातें करेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में। यदि आप निवेश करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और अनुमानित आय जोड़ना चाहते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। इससे मंथली या तिमाही, छमाही या वार्षिक फिक्स इनकम बनाई जा सकती है और इसमें फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड से भी अधिक रिटर्न मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके प्रकार और निवेश का तरीका क्या है, जोखिम, रिटर्न और रेटिंग कैसे मिलती है, टैक्सेशन और पोर्टफोलियो में भी इनकी क्या भूमिका होती है। इस तरह से आप पूरी जानकारी के साथ समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बॉन्ड सही है और अपने निवेश निर्णय के लिए तैयार हो जाएंगे। आप पहले डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, फिर हम विस्तार से बात करते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप कॉरपोरेट बॉन्ड की उपयोगिता को समझ पाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी उपयोगी वीडियो मिलती रहें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड होते क्या हैं। छोटा सा परिचय आपको देते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड का। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि बॉन्ड क्या है। सरल भाषा में कहें तो बॉन्ड एक ऋण पत्र है। जब कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है अपने किसी काम के लिए तो वह सीधे बैंक से लोन लेने की बजाय बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड का मतलब है कंपनी जनता से पैसा उधार ले रही है और यह वादा कर रही है कि एक तय अवधि के बाद उधार दिया गया पैसा और तय ब्याज दोनों लौटाए जाएंगे। निवेशक के दृष्टिकोण से देखें तो जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में कंपनी को पैसा उधार दे रहे होते हैं। बदले में कंपनी आपको निश्चित ब्याज देती है, इसलिए इसे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। यह शेयर मार्केट के मुकाबले बहुत कम उतार चढ़ाव वाला होता है, इसलिए स्थिर आय चाहने वाले निवेशकों के लिए यह उपयुक्त है। कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंक एफडी में अंतर क्या है, पहले इसको समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बैंक एफडी और कॉरपोरेट बॉन्ड लगभग समान होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। एफडी सरकार और बैंक द्वारा सुरक्षा, ब्याज कम और लिक्विडिटी के साथ प्रदान की जाती है, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। कंपनी ब्याज दर निर्धारित करती है। इनकी ब्याज दर एफडीआर से थोड़ा अधिक होती है और रिटर्न भी थोड़ा अधिक होता है, परंतु इनमें थोड़ा सा जोखिम बना रहता है। कॉरपोरेट बॉन्ड अगर एफडी से अधिक रिटर्न देते हैं, लेकिन थोड़ा जोखिम बना रहता है। कॉरपोरेट बॉन्ड जरूरी क्यों है, पहले इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले स्थिर आय के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड जरूरी होते हैं। ब्याज का भुगतान नियमित समय से होता है। पूंजी की सुरक्षा के दृष्टि से इसमें कंपनी की रेटिंग होती है AA, AAA, A+, B+, BB। इस तरह की कंपनियां रेटिंग जारी करती हैं, जो रेटिंग कंपनियां होती हैं। और जब भी कॉरपोरेट बॉन्ड कोई भी खरीदता है तो ये रेटिंग देखकर खरीदने से उनकी पूंजी की सुरक्षा बढ़ जाती है और जोखिम घटता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पोर्टफोलियो का विविधीकरण, शेयर मार्केट और अन्य निवेशों के साथ जोड़कर जोखिम कम किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने कुछ हिस्सा कॉरपोरेट बॉन्ड का रखा हुआ है तो आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो का जोखिम लेवल कम हो जाएगा। लंबी अवधि के लिए उपयुक्त होते हैं। रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा जैसे वित्तीय लक्ष्यों के लिए स्थिर आय का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं।
अब जानते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड के मूल सिद्धांत क्या हैं। तो जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो वह शेयर जारी करे या फिर कर्ज ले। अगर कंपनी कर्ज लेने का विकल्प चुनती है तो वह बैंक से लोन लेने की बजाय बॉन्ड जारी कर सकती है। बॉन्ड का अर्थ होता है कंपनी जनता से पैसा उधार ले रही है और वादा करती है कि वह एक तय अवधि के बाद वह पैसा ब्याज सहित लौटाएगी। इस तरह जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप असल में कंपनी को पैसा उधार दे रहे होते हैं और कंपनी आपको निश्चित ब्याज दर उस पैसे का प्रदान करती है। एक सरल उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक कंपनी है ABC नाम की, उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब बैंक से लोन लेने पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कंपनी तय करती है कि वो कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करेगी। कंपनी एक बॉन्ड जारी करती है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 है, तो और उसकी ब्याज दर या कूपन रेट 8% है। ये एक उदाहरण है। और मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 वर्ष का है। अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कंपनी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं, बदले में हर साल कंपनी आपको 800 रुपये ब्याज देगी और 5 साल बाद आपको 10,000 रुपये वापस लौटा देगी। यानी कुल रिटर्न आपको 8 गुणे 5 4,000 रुपये और साथ में आपका मूलधन 10,000 रुपये, कुल मिला के 14,000 रुपये आपको मिलेंगे। यह एक उदाहरण है कि इस तरह से रिटर्न मिलता है कॉर्पोरेट बॉन्ड का। कूपन दर या ब्याज दर के भुगतान का तरीका क्या है ये जानते हैं। कंपनी ब्याज 2 तरीके से देती है, एक वार्षिक एक छमाही। अगर बॉन्ड का कूपन रेट 8% है और भुगतान छमाही है तो हर 6 महीने में 4% ब्याज मिलेगा। कई बड़ी कंपनियां जैसे HDFC, NAB, ARD, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऐसे बॉन्ड जारी करती हैं जैसे ब्याज समय पर दिया जाता है, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता से जुड़ा होता है। इसे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है? तो कॉरपोरेट बॉन्ड के जरिए कंपनी बिना अपनी हिस्सेदारी घटाए पूंजी जुटा सकती है। अगर कंपनी शेयर जारी करती हैं तो उसका ऑनरशिप कम हो जाता है, लेकिन बॉन्ड जारी करने पर ऑनरशिप वैसा का वैसा ही रहता है, सिर्फ उन्हें ब्याज देना पड़ता है। इसलिए बड़ी कंपनियां खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और फाइनेंस क्षेत्र में अगर कॉरपोरेट बॉन्ड का सहारा लेती हैं तो उन्हें शेयर नहीं बेचने पड़ते। निवेशक के क्या फ़ायदे हैं कॉरपोरेट बॉन्ड से? तो यह फिक्स इनकम का सोर्स हो जाता है, यानी आपको पहले से ही पता है कि आपको कितना ब्याज मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। शेयर बाज़ार की तरह इसमें रोज़ाना उतार चढ़ाव नहीं होता। हालांकि अगर आप सेकेंडरी मार्केट यानी एक्सचेंज में बॉन्ड खरीदते या बेचते हैं तो कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन इक्विटी के मुकाबले यह सीमित होता है। अब समझते हैं कि बॉन्ड की कीमतें कैसे बदलती हैं। तो बॉन्ड का मूल्य बाज़ार में ब्याज दरों के साथ जुड़ा होता है। जब बाज़ार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड जिनकी कूपन दर कम होती है उनकी कीमत घट जाती है, और जब ब्याज दरें घटती हैं तो पुराने बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसलिए लंबी अवधि के लिए बॉन्ड में हम यह प्रभाव ज़्यादा देखते हैं। मूलधन वापसी की गारंटी होती है। हर कॉरपोरेट बॉन्ड में एक तय अवधि होती है जिसे मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। यह अवधि पूरी होने पर कंपनी आपको आपका पूरा मूलधन वापस कर देती है। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है जैसे AAA, AA, तो डिफ़ॉल्ट की संभावना बहुत कम होती है। संक्षेप में इसे बताएं तो कंपनी बॉन्ड जारी करती है, जनता से पैसा लेती है, निवेशक बॉन्ड खरीदते हैं, कंपनी को उधार देते हैं, कंपनी तय ब्याज पर कूपन देती है, समय समय पर जो भुगतान होता है, मैच्योरिटी पर कंपनी मूलधन लौटाती है, निवेशक को एक निश्चित, स्थिर और अनुमानित रिटर्न मिल जाता है। अब ये देखते हैं कि बॉन्ड की रेटिंग क्या होती है।
तो जब कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो निवेशक यह जानना चाहता है कि यह कंपनी वाकई तय समय पर ब्याज और मूलधन लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। इसी प्रश्न का उत्तर देती हैं क्रेडिट एजेंसियां। भारत में प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। भारत में प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं क्रिसिल, ICRA, केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स। ये एजेंसियां कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसकी आमदनी, कर्ज का बोझ, बाजार की स्थिति, कैश फ्लो का विश्लेषण करती हैं, फिर रेटिंग का ग्रेड देती हैं। अब रेटिंग ग्रेड का अर्थ क्या होता है? तो रेटिंग को सामान्यतः अक्षरों में दिया जाता है, जैसे AA, AAA। तो AAA का मतलब होता है सबसे सुरक्षित, AA बहुत उच्च सुरक्षा, A+ या A अच्छी सुरक्षा थोड़ा जोखिम, BBB+ या BBB औसत सुरक्षा मध्यम जोखिम, BB+ या BB कमज़ोर स्थिति डिफ़ॉल्ट की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन कंपनियों की रेटिंग BB या BB होती है, B या C बहुत ज़्यादा जोखिम होता है ऐसी कंपनियों में जिनको B या C की रेटिंग मिलती है। और जिन कंपनियों को D की रेटिंग मिलती है, कंपनी भुगतान करने में विफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसका अर्थ ये है कि AAA रेटिंग वाला बॉन्ड लगभग FD जितना सुरक्षित माना जाता है, जबकि BB या उससे नीचे के रेटिंग वाले बॉन्ड में पैसे डूबने का जोखिम बना रहता है। रेटिंग एजेंसियां कैसे तय करती हैं कि रेटिंग को? तो रेटिंग एजेंसियां निम्न बिंदुओं पर गहन विश्लेषण करती हैं, जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कैश फ्लो और ब्याज कवरेज का अनुपात क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी के भविष्य के राजस्व का सोर्स क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर कंपनी समय पर ब्याज और मूलधन लौटाने में सक्षम दिखती है तो उसकी रेटिंग ऊंची होती है, लेकिन यदि कंपनी कर्ज अधिक है और नकदी प्रवाह कमज़ोर है तो रेटिंग घट जाती है। बॉन्ड में जोखिम के प्रकार क्या, कितने प्रकार के जोखिम होते हैं बॉन्ड में, इसको समझते हैं। तो हर निवेश की तरह कॉरपोरेट बॉन्ड में भी कुछ जोखिम बना रहता है। मुख्यतः 4 प्रकार के जोखिम होते हैं। पहला होता है क्रेडिट रिस्क। यह सबसे मुख्य जोखिम है। अगर कंपनी ब्याज या मूलधन लौटाने में विफल हो जाए तो इसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ऐसे मामलों में निवेशक को नुकसान होता है, इसलिए निवेश से पहले कंपनी की रेटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट अवश्य देखना चाहिए। दूसरा है ब्याज दर जोखिम, इंटरेस्ट रेट। जब बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड जिनकी ब्याज दर कम होती है उनकी कीमत गिर जाती है, और जब ब्याज दरें घटती हैं तो पुराने बॉन्ड जिनकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपने लंबी अवधि वाला बॉन्ड लिया है तो ब्याज दरों में बदलाव से उसकी बाजार कीमत पर असर पड़ता है। फिर लिक्विडिटी रिस्क, तरलता का जोखिम तीसरा है। सभी बॉन्ड आसानी से बिकते नहीं हैं। अगर किसी बॉन्ड में खरीदार कम है तो आपको उसे बेचने में कठिनाई हो सकती है। इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इसलिए ऐसे बॉन्ड चुनें जिसका ट्रेड वैल्यू बहुत अच्छा हो या जिन्हें संस्थागत निवेशक खरीदते हों। जिस बॉन्ड में निवेशक ही नहीं रहेंगे तो उसे जब आप बेचने जाएंगे तो खरीदेगा कौन, तो इस चीज़ का अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क बना रहता है। कभी कभी कंपनी ब्याज का भुगतान जल्दी कर देती है या बॉन्ड पहले ही रिडीम हो जाता है। इस स्थिति में आपको नया निवेश ढूंढना पड़ता है, और अगर उस समय बाजार में ब्याज दरें कम हो गई तो आपका अगला निवेश में रिटर्न कम हो जाता है। अब देखते हैं कि बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न क्या होता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से रिटर्न मिलते हैं, रिटर्न का लाभ मिलता है बॉन्ड से। एक तो कूपन इनकम होती है। यह निश्चित ब्याज दर है जो कंपनी आपको हर वर्ष या छमाही देती है। उदाहरण के लिए 10,000 के बॉन्ड पर 8% कूपन दर का मतलब है कि आपको हर साल 800 रुपये मिलेंगे। यह एक उदाहरण है,
जब आप बांड खरीदने जाएंगे तो हर कंपनी के अलग अलग कूपन दर होती है, उसको आप एजेंसियों के थ्रू, जिनके थ्रू आप बांड खरीदते हैं, उनसे सारी डिटेल मिल जाती है। फिर दूसरा है कैपिटल गेन। अगर आपने कोई बांड 10,000 रुपये में ख़रीदा है और ब्याज दर घटने के कारण उसकी बाज़ार की कीमत 10,500 हो, तो आप उसे बेचकर 500 का लाभ कमा सकते हैं। फिर टैक्स बेनिफिट। कुछ सरकारी संस्थानों द्वारा जारी बांड जैसे NHI, PFC या REC टैक्स फ्री भी होते हैं। ऐसे बांड में मिलने वाला ब्याज टैक्स से फ्री रहता है। हालांकि सामान्य कॉरपोरेट बांड पर ब्याज आपकी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। रेटिंग और रिटर्न का संबंध। तो आगे देखते हैं कि कॉरपोरेट बांड में रेटिंग और रिटर्न का आपस में संबंध क्या है। रेटिंग जितनी ऊंची होगी जोखिम उतना कम होगा, रिटर्न भी सामान्यतः थोड़ा कम हो जाएगा। रेटिंग जितनी नीची होगी जोखिम उतना अधिक होगा, रिटर्न बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। उदाहरण, ट्रिपल रेटिंग वाला बांड 7% पे मिलेगा तो A और BB रेटिंग वाला बांड 9% पे मिलेगा, सीधे 2% का अंतर आ जाएगा। और BB या उससे नीचे रेटिंग वाले बांड 11%, 13% के रिटर्न देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा ब्याज हमेशा ज़्यादा सुरक्षा नहीं देती, इसलिए समझदारी यह है कि हमेशा रेटिंग कंपनी की स्थिति और सेक्टर के ट्रेंड को देखकर ही निवेश करें। रेटिंग में बदलाव। रेटिंग स्थिर नहीं रहती, एजेंसियां समय समय पर इसे अपडेट करती हैं। अगर कंपनी का प्रदर्शन सुधरता है तो उसकी रेटिंग अपग्रेड होती है, और अगर कंपनी की स्थिति खराब होती है तो उसकी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है। रेटिंग घटने पर बांड की कीमत गिरती है और बढ़ने पर बढ़ जाती है, इसलिए निवेश के बाद भी निवेशक को कंपनी की रेटिंग रिपोर्ट पर नज़र रखनी चाहिए। संक्षिप्त में देखें तो रेटिंग एजेंसियां बांड की विश्वसनीयता बताती हैं। AAA से D तक के ग्रेड होते हैं। मुख्य जोखिम क्रेडिट ब्याज दर, तरलता और रीइन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न तीनों रूप में मिलता है, ब्याज, कैपिटल गेन और टैक्स लाभ के रूप में। उच्च रेटिंग में जोखिम कम होता है पर रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो निम्न रेटिंग होती है बांड की तो जोखिम ज़्यादा होता है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक आपने समझ लिया कि कॉरपोरेट बांड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनमें रेटिंग और जोखिम की क्या भूमिका होती है। अब समय यह जानने का है कि कंपनी किस किस प्रकार के बांड जारी करती है और कौन सा बांड किस निवेशक के लिए उपयुक्त होता है। तो मुख्य रूप से कॉरपोरेट बांड 5 प्रकार के होते हैं। पहला सुरक्षित बांड, दूसरा असुरक्षित बांड, तीसरा परिवर्तनीय बांड, चौथा अपरिवर्तनीय बांड, पांचवा स्थायी या अनंतकालीन बांड। आइए प्रत्येक प्रकार के बांड के क्रम को समझते हैं। पहला सुरक्षित बांड को लेते हैं। तो सुरक्षित बांड वो बांड होते हैं जिनके पीछे कंपनी की किसी संपत्ति या गारंटी का सहारा होता है। अगर किसी कारण से कंपनी भुगतान नहीं कर पाती तो निवेशक को कंपनी की संपत्ति बेचकर उनका पैसा लौटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर पावर कंपनी ने अपने पावर प्लांट को गिरवी रखकर बांड जारी किया है तो वह सिक्योर्ड बांड कहलाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इसमें सुरक्षा बढ़ जाती है बांड की, और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में मूलधन की वापसी की संभावना रहती है। नुकसान क्या है? ब्याज दर अपेक्षाकृत कम हो जाती है और जोखिम भी कम हो जाता है। दूसरा, अब असुरक्षित बांड को देखते हैं। ये बांड हैं जिनके पीछे कोई संपत्ति या गारंटी नहीं होती। कंपनी केवल अपने नाम, प्रतिष्ठा और साख के बल पर इन्हें जारी करती है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बड़ी कंपनियां जैसे HDFC, L&T फाइनेंस, टाटा कैपिटल अक्सर अनसिक्योर्ड बांड जारी करती हैं क्योंकि उनकी साख बहुत मजबूत है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इन्वेस्टर को? ब्याज दर अपेक्षाकृत कम मिलती है। नुकसान
होता है अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो पैसा डूबने की संभावना अधिक होती है। फिर से देखते हैं, फ़ायदा ब्याज दर अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिलती है और नुकसान ये है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो पैसे डूबने की संभावना भी अधिक होती है। केवल अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के ऐसे बॉन्ड लेना उचित होता है। अब देखते हैं परिवर्तनीय बॉन्ड। ये बॉन्ड निवेशक को एक ऑप्शन देते हैं कि भविष्य में वह अपने बॉन्ड को कंपनी के शेयरों में बदल सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का एक बॉन्ड लिया है जिससे 5 साल बाद कंपनी के शेयर में बदला जा सकता है। अगर उस समय कंपनी का शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आप उसे शेयर में बदलकर अधिक लाभ पा सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इक्विटी में बदलने से पूंजी बढ़ जाती है, कंपनी के विकास में अप्रत्यक्ष भागीदारी मिलती है। नुकसान देख लेते हैं। अगर शेयर का मूल्य गिर गया तो नुकसान संभव है। ब्याज दर सामान्य बॉन्ड से कम होती है। चौथा देखते हैं, अनपरिवर्तनीय बॉन्ड। ये बॉन्ड केवल ब्याज आय के लिए होते हैं, इन्हें शेयर में नहीं बदला जा सकता। इनकी रिटर्न तय होता है और परिपक्वता पर कंपनी मूलधन लौटा देती है। उदाहरण, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको अक्सर ऐसे बॉन्ड जारी करते हैं। फ़ायदा इनके बॉन्डों से क्या है? निश्चित ब्याज और सुरक्षित रिटर्न मिलता है, लंबी अवधि में स्थिर आय का स्रोत होते हैं। नुकसान है, इक्विटी में बदलने या अतिरिक्त लाभ का अवसर नहीं मिलता। अगर आप चाहेंगे बाद में हम इनको इक्विटी में बदल दें तो नहीं बदल पाएंगे। जो एग्रीमेंट आपका होगा उसी एग्रीमेंट के तहत आपको कंपनी मैच्योरिटी दे देगी। फिर पांचवा देखते हैं, स्थायी बॉन्ड, जिसकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। कंपनी जब चाहे इन्हें रिडीम कर सकती है, परंतु निवेशक को केवल ब्याज मिलता रहेगा। उदाहरण, कई बैंक और वित्तीय संस्थान अपने पूंजी के आधार को मजबूत करने के लिए स्थायी बॉन्ड निकालते हैं, जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि। अब इनसे फ़ायदा क्या होता है? नियमित और दीर्घकालिक ब्याज की आय मिलती है। नुकसान, मूलधन कब तक वापस मिलेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं रहती। ब्याज भुगतान कंपनी की मर्जी या नियामक की अनुमति पर निर्भर करता है। अब इसमें हम विशेष श्रेणियों को देखते हैं कि बॉन्डों की विशेष श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। अब कुछ अतिरिक्त प्रकार भी समझिए जो विशेष निवेशकों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड, इन बॉन्ड में कंपनी को अधिकार होता है कि वह तय अवधि से पहले बॉन्ड वापस ले सकती है। आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब ब्याज दरें कम हो जाती हैं और कंपनी सस्ता कर्ज लेना चाहती है। निवेशक के लिए जोखिम क्या होता है इसमें? तो रिटर्न की अवधि घट जाती है। अब दूसरा है फुटेबल बॉन्ड। फुटेबल बॉन्ड में अधिकतर निवेशक के पास होता है। इसमें जो अधिकार होता है वो निवेशक के पास होता है। वह चाहे तो तय अवधि से पहले ही बॉन्ड कंपनी को बेच सकता है। फ़ायदा क्या रहता है इसमें? बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाएं तो निवेशक जल्दी बाहर निकल सकता है। फिर तीसरा है टैक्स फ्री बॉन्ड। ये सामान्यतः सरकारी संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें से एनएचआई, आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी। इन पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स मुक्त होता है। हालांकि ये कॉरपोरेट बॉन्ड की सीमा में नहीं आते, लेकिन फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में ये निवेशकों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। अब तक हमने समझा कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी रेटिंग और जोखिम रिटर्न कैसे तय होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इन बॉन्ड में निवेश वास्तव में कैसे किया जाए। यही भाग निवेशक के लिए सबसे व्यवहारिक और उपयोगी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक बाजार को पहले समझें। प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाजार होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड दो जगह खरीदे जा सकते हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट में जो कोई कंपनी पहली बार नया बॉन्ड जारी करती है
इस स्थिति में निवेशक सीधे उस इशू में भाग ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी आईपीओ में करते हैं। कंपनी बॉन्ड का इशू प्राइस, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड पहले से तय करके रखती है। अब सेकेंडरी मार्केट देखते हैं, इसका क्या होता है। तो यहाँ पहले से जारी बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं जो पहले जारी हो चुके होते हैं। भारत में ये ट्रेडिंग आमतौर पर एनएसई एक्सचेंज, बीएसई एक्सचेंज, डेप्ट सेगमेंट में होती है। आप इसे शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, बस लिक्विडिटी थोड़ा कम होती है। निवेश करने के प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं। तो कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश के 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला ब्रोकर प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो ब्रोकर प्लेटफॉर्म में देखें तो जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, आईसीआईसी डायरेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म हैं। और डेप्ट मार्केट सेक्शन होता है इनका, जहां आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। यह सबसे आसान और डिजिटल तरीका होता है। फिर इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। अगर आप खुद सीधे बॉन्ड चुनना नहीं चाहते तो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड या शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा कई बॉन्ड में विभाजित होता है, जिसमें जोखिम कम होता है। फिर तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट या इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म। तो यह आमतौर पर बड़े निवेशक, एनएचआई या संस्थागत के लिए होता है। यहाँ न्यूनतम निवेश राशि बहुत ज़्यादा होती है। यह आम निवेशक इसमें अपनी भागीदारी नहीं कर पाते। कभी कभी ये 10 लाख या उससे अधिक होता है। निवेश से पहले ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या ध्यान में हमें रखना चाहिए। जब क्रेडिट रेटिंग AAA, AA रेटेड बॉन्ड सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और उन्हीं को ही खरीदें जिनकी क्रेडिट रेटिंग AAA या AA हो। कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखें, बैलेंस शीट, उनके कर्ज का अनुपात और उनकी नकदी का प्रवाह कैसे है, कैश फ्लो कैसा है, इसका अवश्य ध्यान रखें। फिर यील्ड टू मैच्योरिटी, यह बताता है कि मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर कुल रिटर्न कितना मिलेगा, इसको भी सर्च करके देख लें। फिर टेन्योर क्या है, कम अवधि वाले बॉन्ड में लिक्विडिटी बेहतर होती है लंबे अवधि वाले रिटर्न के लिए, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। फिर कॉल या पुट ऑप्शन, कुछ बॉन्ड में कंपनी को समय से पहले भुगतान करने या निवेशक को बाहर निकलने का विकल्प होता है। इसे भी ध्यान से चेक कर लें। अब उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए एबीसी कंपनी है जो 5 वर्षीय कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करती है। तो फेस वैल्यू 1000 रुपये है, ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष है, क्रेडिट रेटिंग AA है और मैच्योरिटी 5 साल की है। तो आप अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 100 बॉन्ड आपको मिलेंगे। हर साल आपको 9000 ब्याज मिलेगा। 5वें वर्ष 1 लाख का मूलधन आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप इसे सेकेंडरी मार्केट में पहले बेचना चाहें तो कीमत मार्केट यील्ड पर निर्भर करेगी। अगर ब्याज दरें बढ़ गई तो बॉन्ड की कीमत घटेगी और अगर दरें गिरी तो बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी। निवेश के लिए उचित रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको देखते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने के 3 सामान्य रणनीतियां हैं। पहला, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी। निवेश बॉन्ड खरीदकर मैच्योरिटी तक रखा जा सकता है। इसमें ब्याज की गारंटी रहती है। यह तरीका स्थिर आय चाहने वालों के लिए उपयुक्त है। दूसरा है एक्टिव बॉन्ड ट्रेडिंग। कुछ निवेशक सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड की कीमतों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाते हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं तब बॉन्ड की कीमत बढ़ती है, यही समय बिक्री का होता है। यह रणनीति अनुभवी निवेशकों के लिए बहुत अच्छी काम करती है। फिर लैडर स्ट्रेटजी होती है। यहाँ निवेशक अलग अलग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल। इससे लिक्विडिटी भी बनी रहती है और ब्याज दरों में बदलाव का असर कम होता है। फिर इसमें हम सुरक्षा और इसके नियमन के बारे में जानते हैं। तो भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करते हैं। सभी पब्लिक इशू बॉन्ड को सेबी के नियमों के तहत सूचीबद्ध होना जरूरी है। साथ ही बॉन्ड की रेटिंग एजेंसियां क्रिसिल, ICRA और CARE आदि समय समय पर अपडेट करती हैं। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं तो दोस्तों, कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस ज़रूरत है कि सही जानकारी और अनुशासन होना चाहिए। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में स्थिर और अनुमानित रिटर्न जोड़ना चाहते हैं तो कॉरपोरेट बॉन्ड एक मजबूत विकल्प आपके लिए हो सकता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि बॉन्ड में निवेश का मतलब है कि भरोसा, लेकिन भरोसा हमेशा आंकड़ों और रेटिंग पर आधारित होना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज हर निवेशक को कर लेनी चाहिए। आंख मूंद के निवेश करना बॉन्डों पर उचित नहीं होता। अब हम कॉरपोरेट बॉन्ड के अध्ययन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब तक आपने सीखा कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे चुना जाता है और इनमें निवेश कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यवहारिक पहलुओं की। टैक्सेशन, पोर्टफोलियो में संतुष्टिकरण। तो कॉरपोरेट बॉन्ड का टैक्सेशन, कॉरपोरेट बॉन्ड से मिलने वाली आय दो रूप में होती है। पहला एक ब्याज की आय होती है, इंटरेस्ट इनकम। दूसरा पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल गेन। तो ब्याज की आय पर टैक्स को देखते हैं। जब आपको कॉरपोरेट बॉन्ड से ब्याज मिलता है तो यह आपकी अन्य आय से भी गिना जाता है। दूसरे सोर्सेस से जो भी इनकम आई होगी उनको भी देखा जाएगा। इस पर टैक्स आपकी आयकर स्लैब के अनुसार ही लगेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो ब्याज पर भी 30% टैक्स लगेगा। कंपनी ब्याज भुगतान करते समय TDS नहीं काटती जब तक यह डिवेंचर नहीं होता। इसलिए निवेशक को खुद अपने ITR में आय दर्शानी पड़ती है। दूसरा पूंजीगत लाभ को देखते हैं तो यदि आपने बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी से पहले बेच दिया तो उस बिक्री से जो लाभ होता है वह पूंजीगत लाभ कहलाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यदि बॉन्ड 36 महीने से पहले बेचा गया तो लाभ को शॉर्ट टर्म माना जाएगा और टैक्स आपकी स्लैब रेट पर लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि आपने बॉन्ड 36 महीने या उससे अधिक समय तक रखा है तो टैक्स दर 20% होगी। यानी महंगाई के अनुसार लागत बढ़ाई जाती है जिससे टैक्स बोझ घट जाता है। टैक्स फ्री बॉन्ड बनाम कॉरपोरेट बॉन्ड। सरकारी टैक्स फ्री बॉन्ड जैसे NHI, PFC, RFC आदि पर ब्याज कर मुक्त होता है, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड में ब्याज पर टैक्स देना अनिवार्य होता है। इसलिए कॉरपोरेट बॉन्ड को टैक्स इफ़िशिएंट तरीके से रखने के लिए निवेशक अक्सर डेब्ट म्यूचुअल फंड का उपयोग करते हैं। पोर्टफोलियो में कॉरपोरेट बॉन्ड की भूमिका क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो कॉरपोरेट बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य होता है स्थिर आय और पूंजी की सुरक्षा। तो शेयर बाजार की तुलना में बॉन्ड्स का उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। अब देखते हैं कि एक संतुलित पोर्टफोलियो में इनका अनुपात कैसे तय किया जाए। तो निवेशक की उम्र और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार इसे हम तय करते हैं। यदि आप युवा हैं और उच्च जोखिम उठा सकते हैं तो बॉन्ड में 20-25% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप मध्यम आयु वर्ग में हैं तो 35-40% बॉन्ड आपके लिए उपयुक्त होंगे। रिटायर या कंजर्वेटिव निवेशक के लिए 50 से 60% तक का बॉन्ड अपने पोर्टफोलियो के हिस्से में रखना एक समझदारी होगी। पोर्टफोलियो का विविधीकरण, कॉरपोरेट बॉन्ड को हमेशा अन्य एसेट के साथ बैलेंस करना चाहिए, जैसे इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, गोल्ड, ETF आदि। इससे किसी एक वर्ग में गिरावट आने पर पूरे पोर्टफोलियो में असर नहीं होता। ब्याज दरों के चक्र के अनुसार अब इसकी रणनीति को समझते हैं। तो जब ब्याज दरें ऊंचाई पर हों तब लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदना अच्छा होता है, क्योंकि आगे दरें घटने पर इनमें दाम बढ़ जाते हैं। और जब ब्याज दरें नीची हों तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड में रहना बहुत बेहतर है। निवेश में व्यवहारिक सुझाव। तो सबसे पहले निवेश करते समय लिक्विडिटी पर ध्यान देना चाहिए।
कुछ बॉन्ड्स को बेचना मुश्किल होता है, इसलिए सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी हमेशा देख कर ही बॉन्ड खरीदना चाहिए। क्रेडिट जोखिम नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। उच्च ब्याज का मतलब हमेशा उच्च जोखिम होता है। कभी भी केवल ब्याज देखकर निर्णय ना लें। रेटिंग और कंपनी की वित्तीय स्थिति को भी जांचें। री इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझें। यदि आपका बॉन्ड जल्दी रिडीम हो गया तो आपको नए निवेश में उतना ही रिटर्न मिल सकता है। डीमैट और केवाईसी आवश्यक है। सभी कॉरपोरेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीमैट खाते में ही रखे जाते हैं। वो आपके जो भी डीमैट खाता आपका होगा उसी में आपके उनका परफॉर्मेंस दिखता रहेगा। अब निष्कर्ष और सारांश। तो कॉरपोरेट बॉन्ड आपको एक स्थिर, अनुमानित और अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश का विकल्प देते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से कुछ हद तक बच सकते हैं। साथ ही बैंक में एफडी से अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि रिटर्न हमेशा जोखिम से जुड़ा होता है। इसलिए निवेश से पहले कंपनी की रेटिंग, ब्याज दर, अवधि और टैक्स प्रभाव का पूरा विश्लेषण कर लेना चाहिए। एक सुविचारित विविधीकृत पोर्टफोलियो में कॉरपोरेट बॉन्ड आपकी वित्तीय स्थिरता की रीढ़ बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नहीं तो बाद में आप ढूंढते रह जाएंगे कि किसका चैनल था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। अगर आप इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेडिंग टाइम में लाइव आवश्यक डाटा आपको मिलता रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल में सीखो समझो ट्रेड करो के नाम से फ्री कोर्स चल रहा है, जिसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, तो देखते रहिए। ट्रेड विथ कुमार जी। वीडियो में बताई गई जानकारी जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी प्रॉब्लम जो भी ट्रेडिंग से संबंधित होगी उसे सॉल्व की जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसे खरीदी बिक्री की सलाह ना समझें। अगर आपको किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें।